प्राइम मिनिस्टर गए हैं कहाँ पर, इजराइल घूमने के लिए। 2 दिन की ये विजिट है, बहुत ही हिस्टोरिक विजिट है। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले कहाँ गए थे, जुलाई 2017 में गए थे, ठीक है कि नहीं। ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने थे जो इजराइल गए थे, ठीक है। इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया था 1948 में ही, ओके, और फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बैकडोर ही बातें चलती रही हैं, ठीक है। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी यूएनएससी के साइड लाइन में इनकी मुलाकात हो गई, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की साइड लाइन में बातचीत हो गई, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कभी घूमे आए जाके। बट लीडर टू लीडर जो समिट लेवल की मीटिंग्स थी वो ज़्यादा हो नहीं पाई थी, एक भी नहीं हुई थी मतलब, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद से समीकरण बिल्कुल ही बदल गए, है ना। मच मोर विजिबल हो गई हमारी रिलेशनशिप, हम खुल के कहने लगे कि इजराइल हमारा दोस्त है, ठीक है कि नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए 2014 में साइड लाइन में मुलाकात हुई थी, मुझे अभी भी याद है, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट सच मीटिंग इन अ डिकेड, तो इसमें बोला था कि स्काई इज़ द लिमिट, उसके बाद मतलब रिलेशंस की स्काई लिमिट होगी। तो नेतन्याहू ने बोला था कि स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट, हमारे पास रॉकेट्स हैं, स्काई से ऊपर जाकर अपनी रिलेशनशिप्स को लेके जाएंगे अपन लोग, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद देखो 2014 के बाद इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आया, फिर इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल में गया, ठीक है कि नहीं। फिर हमारे प्रेसिडेंट गए प्रणब मुखर्जी, तो मतलब विजिट्स बहुत ज़्यादा विजिबल हो गई कि हम जा रहे हैं, बहुत बार जा रहे हैं, आ रहे हैं। फिर हमारे मोदी जी चले गए 2017 में, है ना। तो नेतन्याहू भी आ गए 2018 में, बोले हम भी चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ घूमने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रीजन में इससे जियो पॉलिटिकल समीकरण थोड़े से बदलेंगे। देखो, इसराइल और अरब वर्ल्ड हैव बीन एट अटेम्प्टिंग टू नॉर्मलाइज देयर यूज। देखो, अब जो अरब वर्ल्ड है ना, उन्होंने भी इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, जिसको ट्रंप ने वो किया था। तो ये लोग भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इश्यू देखो, अब्राहम अकॉर्ड पहले साइन हो गया था, इशू कब हो गया, 2023 में हमास ने अटैक कर दिया था भाई। 2 साल तक अभी तक युद्ध चल ही रहा है, 70,000 से ज़्यादा गाजा में लोगों को मार दिया गया है, प्लस टेरिटरी को रूइन कर दिया गया। इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई खड़ी हुई है, उसकी वजह से जो अरब वर्ल्ड भी है वो थोड़ा सा एडवर्स व्यू रखने लगा है अभी इसराइल का। पहले तो रखता ही था, बट अब्राहम अकॉर्ड के बाद थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुई थी, अब और ख़राब हो गई हैं। प्लस इंडिया के लिए इशू आएगा इसराइल का, एक सेकंड देना। और राइट, देखो टेंशन्स ईरान में चल रही हैं, और 12 दिन का वॉर भी हुआ इसराइल और ईरान के बीच में, जिसमें इसराइल ने ईरान को धोखे रख दिया। बस यही बात है कि इंडिया ने, मोदी ने जो रिस्क किया है इस जियो पॉलिटिकल टेंशन इन द रीजन के चलते, तो इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और इसराइल के बारे में बताया कि हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनर नहीं है, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो कि कनेक्टिविटी से लेके है, आईमैक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सारे पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम देखते हैं ईरान एंड अदर नेशंस इन वेस्ट एशिया आर क्लोजली वॉचिंग द न्यू दिल्लीज। देख रहे हैं कि कर क्या रहा मोदी, ठीक है कि नहीं। नेतन्याहू ने इंडिया को एक सेंट्रल पिलर बताया है आगे आने वाले समय उसके लिए, है ना। और ये एक हेक्सागोन अलायंस प्रपोज की है, बिना मोदी के हेक्सागोन अलायंस भी नहीं आ सकती। ये बेसिकली जो रेडिकल इस्लाम है, इसको काउंटर करने के लिए, चाहे वो रेडिकल इस्लाम ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको काउंटर करने के लिए है। इसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को लिया जाएगा, जिसमें इसराइल है और इंडिया है। और देखो, इन दोनों कंट्रियों के अलावा यूएसए नहीं रहेगा, क्योंकि यूएसए बहुत दूर भी है, और वो एक तरह से चिकने लोटे की तरह है, वो किधर लुढ़क जाए उनका पता नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रीस और सिप्रस इससे बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब दुखी हैं इस्लाम से लेके। तो सिप्रस हो गया, जैसे टर्की से परेशान है, ग्रीस हो गया, वो भी टर्की से परेशान है। प्लस कुछ अरब कंट्रीज़ भी रहेंगी, जैसे यूएई है, ठीक है। तो उनको भी लिया जाएगा टू काउंटर रेडिकल एडवर्सरीज। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखेंगे, ये देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और रीजनल इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस विजिट का। तो 2 दिन की विजिट पर गए हैं, जो मैंने आपको बता दिया। हम डी हाइफनेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं इसराइल के साथ में। डी हाइफनेशन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट बायलैटरल टाइज होंगी हमारी इसराइल और पैलेस्टाइन के साथ मिलके। इसराइल वाले के ये कहें कि नहीं भाई, तुम्हें अगर हमसे दोस्ती रखनी है पैलेस्टाइन से मत रखो, तो इंडिया वाले कह रहे थे ऐसा है कि तुम्हारी हमारी दोस्ती ठीक है, कोई बात नहीं, चल रही चलने दो, लेकिन पैलेस्टाइन को बीच में मत लेके आओ। सेम इशू पैलेस्टाइन के साथ है, पैलेस्टाइन वाले कहे नहीं, इसराइल को तुम क्रिटिसाइज करो और इसराइल को भगाओ यहाँ से। तो इंडिया वाले इससे कहते थे अपना काम करो, तुम्हें हमसे मतलब होना चाहिए, हमारा किससे मतलब, इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। इसको डी हाइफनेशन बोलते हैं, नहीं समझे। तो याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट, इंडिया किस मतलब इसराइल किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है इंडिया के लिए। देखो, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, टेरर अटैक्स दोनों कंट्रियों पर होते ही रहते हैं। प्लस इंडिया इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस इम्पोर्टर है। इंडिया इसराइल से सबसे ज़्यादा, इसराइल का अगर देखें तो डिफेंस इक्विपमेंट्स अपन लोग परचेज करते हैं। तो जितना भी इसराइल टोटल एक्सपोर्ट्स करता है, उसका 34% इंडिया वाले ही खरीदते हैं। प्लस इसराइल भाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे है ही है, वेपन्स, वर्ल्ड क्लास वेपन्स उनके यहाँ है, सर्विलेंस सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं भाई। मतलब वो बिना बताए ही सब कुछ जान लेते हैं इस तरह का। यूएवी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, मिसाइल, स्पेशल फोर्सेस, रडार सिस्टम सब आगे हैं। बराक 8 जो मिसाइल है, इसका नाम याद रखना,
एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको इंडिया और इसराइल ने को डेवलप किया था साथ में मिलके, ठीक है कि नहीं। प्लस हम लोगों ने एक विजन भी साइन किया हुआ है, इंडिया इसराइल विजन ऑफ डिफेंस एंड कोऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी अपन लोगों को इनकी बहुत ज़रूरत पड़ी थी, तो अपन लोगों को इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह, मतलब मिसाइल्स वगैरह बहुत सारी इन्होंने भेजी थी। और हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उनके यहाँ भी चल रहा था आयरन शॉट्स। और मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत अपन लोग हमने ये लॉन्च किया हुआ है। तो हम एयर डिफेंस सिस्टम्स, मतलब एक एयर डिफेंस शील्ड बनाएंगे, जो आयरन डोम है ना इसराइल का, उसी तरह से हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है, इसको याद रखिएगा। को प्रोडक्शन करेंगे हम आयरन बीम का, ये एक लेजर टेक्नोलॉजी है इसराइल की, तो इसको अपन लोग अपने साथ बनाएंगे। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है ये, ड्रोन, रॉकेट, मोर्टार्स, इन सबको हवा में ही नष्ट कर सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मामले में तो इसराइल मतलब दुनिया में सबसे आगे है ही है। हमारे यहाँ से 35 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। प्लस देखो हाई डेंसिटी एंड हाई क्वालिटी जो प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का, वो इसराइल वाले बहुत अच्छे से करते हैं। देखो मुझे अभी भी याद है, हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला था मेघालय में एग्रीकल्चर को लेके, तो एक तरीके से ये ग्रीन हाउस वो था, है ना। तो इसमें मतलब एक पॉलीथीन का लगा के एग्रीकल्चर करने का वो इस्टेब्लिश किया था मेघालय में, ठीक है। प्लस वाटर स्कार्सिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी इनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, एआई से लेके, है ना, ये सारी चीज़ें। अब ट्रेड के मामले में अगर देखें तो बाइलेटरल ट्रेड हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो ट्रेड हमारे लिए जरूरी नहीं। देखो वहाँ 1 करोड़ लोग हैं, क्या ही हमसे खरीद लेंगे, तो ट्रेड पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना हम सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड इज ओवर शेडोड बाई सिक्योरिटी कोऑपरेशन, है ना। और इंडिया इज इसराइल सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया, चाइना के बाद मुझे लगता है चाइना ही होगा पहला, तो उसके बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और हमारी जो बाइलेटरल ट्रेड है वो लगभग पौने चार बिलियन डॉलर की है, ठीक है कि नहीं। और इसराइल में परस्यू डील टू फैसिलिटेट ह्यूमन मोबिलिटी, मतलब इसराइल को आदमी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, और वो हर किसी को नहीं ले सकते भाई, कोई भी दुश्मन कंट्री है वहाँ से नहीं इंपोर्ट कर सकते ना लोगों को। तो ये इंडिया से बोले हैं कि ये 10 मिलियन लोगों को लाके बसाएंगे इसराइल में, जितनी भी ये टेरिटरी कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पे इंडियंस वगैरह को बसाया जाएगा अच्छे से, और स्किल टैलेंट की भी उनको ज़रूरत है। प्लस आईमैक के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि उसके लिए तो ज़रूरत है ही है। गाजा पीस प्रोसेस की बात कर देते हैं, तो इंडिया वालों ने बोल दिया है कि मतलब हम तो 2 स्टेट पॉलिसी में बिलीव रखते हैं, है ना। और दोनों लीडर डिस्कस भी करेंगे रीजनल डायनामिक्स को, कि उस रीजन में क्या इंपैक्ट होने वाला है इस विजिट का, ईरान में क्या इंपैक्ट है, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी भाई ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर देखो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये चोक कर देते हैं, तो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी पे भाई फ़र्क तो पड़ना ही है, जाहिर सी बात है। तो उस चीज़ पे भी बात की जाएगी और इन सारी चीज़ों को देखेंगे। प्लस हेक्सागोन अलायंस में इंडिया को जोड़ने की बात कर रही है ये लोग, इसमें कई सारे कंट्री होंगे, मैंने बता दिया, इंडिया, अरब नेशंस, अफ्रीकन नेशन, मेडिटेरेनियन रीजन्स में ग्रीस एंड साइप्रस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है नहीं। ये रेडिकल जो शिया और सुन्नी लोग हैं ना, इन सबको पूरी तरह से कूट के रखने वाले हैं, मतलब ध्वस्त कर देंगे, ओके। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया इस रीजन में शिया और सुन्नी और रेडिकल इस सारी चीज़ को नहीं देखता है, इंडिया इसको एज अ ट्रेडिंग पार्टनर देखता है। जितना भी गल्फ रीजन है ना, तो वो रेडिकलिज्म में अपन लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। हमारा मेन मुद्दा वहाँ से तेल परचेज करना है और अपना सामान बेचना है, तो हम उसको रेडिकलिज्म को इस तरह से देखते नहीं है। बट यस, आगे आने वाले समय में ये रेडिकलिज्म ईस्ट की तरफ भी फैल रहा है और वेस्ट की तरफ भी फैल रहा है। तो ये जो रीजन है ना, मैं आपको ड्रॉ कर दूँ अगर वर्ल्ड मैप, जस्ट गिव मी अ सेक, क्या आप पॉज करें, जस्ट वेट। ये अगर वर्ल्ड मैप है, ये वो हो गया, ये इंडिया, तो ये मान लो सऊदी अरेबिया रीजन है। तो यहाँ से ना, इस रीजन से ईरान वीरान के होते होते, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते, ईस्ट की साइड में भी रेडिकलिज्म फैल रहा है। प्लस इधर से तुम देखोगे, इधर से यूरोप की तरफ, वेस्ट की तरफ भी रेडिकलिज्म फैल रहा है। तो ये एक तरह से एपी सेंटर है ना, जो सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम का बर्थ हुआ है, तो यहाँ से ही रेडिकलिज्म, कतर बेसिकली मेन एक कंट्री है, ये इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। कतर हो गया, ईरान हो गया, है ना। वी कैन नॉट रियली ट्रस्ट दीज कंट्रीज, बट हाँ, हमें अपना मतलब देखना है और आगे बढ़ते जाना, यही ये आर्टिकल बोल रहा है। नेक्स्ट कुछ हेडविंड्स भी हैं, जाहिर सी बात है, हेक्सागोनल लाइंस को लेके है। प्लस कांग्रेस ने भी बोला है कि इंडिया को नहीं जाना चाहिए था। देखो हमारे अपोजिशन में और वहाँ के अपोजिशन में यही अंतर है। वहाँ के अपोजिशन ने, देखो ये यार लिपिड करके हैं, वहाँ के अपोजिशन के लीडर हैं ये, तो इन्होंने हिंदी में ट्वीट करके इंडिया को वेलकम किया है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इसराइल के फ्यूचर के लिए इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। बट इंडिया के अपोजिशन वाले, जाहिर सी बात है, ये फालतू की बातें करते हैं। नेक्स्ट देखो।